नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और देवभूमि समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले को लेकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहलगाम हमले को लेकर देश क्षुब्ध है, लेकिन कांग्रेस रैली निकाल रही है। जिस दिन चारधाम यात्रा शुरू हो रही है उसी दिन कांग्रेस अपनी रैली निकाल रही है। कांग्रेस की रैली की मैं भर्त्सना कर रहा हूं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर आगे कहा कि हर साल की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु आएंगे। मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता कुछ खास विषय को लेकर है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र की दिशा में एकजुटता से बढ़ रहा है। वहीं अपने नकारात्मक रुख के चलते कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी हो गया है। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में आज सुबह भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस फोर्स ने रैन बसेरों, झुग्गी झोपड़ी और होटलों को खंगाला। वहीं सघन चेकिंग टीम में एसपी देहात के नेतृत्व में 6 टीमें सघन चेकिंग कर रही थीं। वहीं इस दौरान कई संदिग्ध लोग मिले जिनको हिरासत में लिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आपको बताएं कि लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए। संदिग्धों की पहचान के लिए आबादी क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने कहा कि बड़ा जो चेकिंग अभियान है बड़े स्तर पर चल रहा है। ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 20 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कई लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं मिले हैं। फिलहाल ऑपरेशन अभियान लगातार जारी है। तो आपको बताएं कि रुड़की में ये बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है जहां पे पुलिस प्रशासन ने सभी की चेकिंग की है। झुग्गी झोपड़ियों से लेके तमाम लोगों की चेकिंग की गई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि लोगों के आईडी कार्ड भी चेक किए गए हैं। आधार कार्ड और जिनके पास आधार कार्ड नहीं था और जो संदिग्ध थे उनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और वहीं लोगों को निर्देशित भी किया गया। देखिए, अभी काफ़ी सारी फोर्सें इकट्ठा करने के बाद एक सघन अभियान हमने चला रखा है सुबह से वेरिफिकेशन का। इसमें बेसिकली हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, उन लोगों को पूछताछ करेंगे जो बिना आईडी के या गलत आईडी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से आकर के आपराधिक किस्म के लोग भी यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रहते, तो हमने काफ़ी सारे लोगों को अभी डिटेन कर रहे हैं। उनसे पूछताछ करेंगे, उनके वाजिब कार्ड, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद अगर कहीं कुछ खामी मिलती तो आगे लीगल कार्रवाई भी करी जाएगी। सर, अभी तक कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? अभी करीब 12-13 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया जिनके पास प्रॉपर प्रपत्र नहीं है या गलत आधार कार्ड प्रतीत होता है। अभी उनकी प्रॉपर डिटेल से चेक करने के बाद तब आगे हम लीगल कार्रवाई लेंगे। अब तक रंगों की दुनिया सिर्फ कैनवास या कपड़े तक सीमित थी, लेकिन अब वही कला समाज के बदलाव की आवाज बनेगी। प्रसिद्ध कलाकार अश्विनी कुमार पृथ्वीवासी ने देशव्यापी अमूर्तवाद आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें वो देश के 100 बड़े शहरों के कलाकारों को एकजुट करेंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य कला के जरिए समाज के भविष्य को सजाना और संवेदनशील मुद्दों को उठाना है। ये पहल न सिर्फ एक कलात्मक बदलाव है बल्कि सामाजिक चेतना का नया अध्याय भी है। आपको बताएं कि ये देहरादून के कलाकार ने एक अहम जो बताया कि सामाजिक चेतना का नया अध्याय शुरू करने की एक शुरुआत की है और 100 शहरों के लिए एक आंदोलन किया जा रहा है। आर्ट, और ये उस आर्ट के बारे में है जो आर्ट आपको भौतिक रूप में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये कलाकार का एक एक्शन है, एक उसका क्रिएटिव आर्ट प्रोजेक्ट है जो कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, और वो डायरेक्ट अप्रोच है, प्रत्यक्ष रूप से है। और ये एक आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है, जयपुर से शुरू हुआ था, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और ये आंदोलन पूरे देश में जाने वाला है। और इस आंदोलन का नाम है इंटेंजिबलिज्म। जिस तरह से पहले अलग अलग जैसे फेमिनिज्म है, और ऐसे आर्ट में भी बहुत सारे आंदोलन रहे, तो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म या रियलिज्म, ऐसे ही मॉडर्निज्म। तो अब ये कला अपने नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, और इस आंदोलन का नाम है इंटेंजिबलिज्म।
और उत्तरकाशी में साध्वी प्राची के विवादित बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ नेता सुर्खियों में बने रहने और अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा को भी राजनीति से जोड़ने पर आपत्ति जताई और कहा कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना पूरी तरह गलत है और ऐसा करने वालों को इस्लाम की सही जानकारी नहीं है। संकीर्ण मानसिकता की निशानी है वो। बहुत दिन से गुमनामियों के अंधेरों में थी वो, और इस वक्त पूरे देश में एक अजीब माहौल है कि सॉफ्ट टारगेट मुसलमान है उन, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कि मुसलमानों को भला बुरा कहो, उनके बुज़ुर्गों को बुरा कहो और भारतीय जनता पार्टी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करो। सम्मानित पद उन्हें मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है, उसी की कोशिश वो भी कर रही हैं। देखिए, चारधाम यात्रा हो या कावड़ यात्रा हो, इस तरह की चीज़ें हमेशा होती हैं। कावड़ जब चली तब भी इस तरह के मुद्दे सामने आए। तो ये सब लोग राजनीति से प्रेरित होकर, इनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर अपना राजनीतिक वजूद, अपना कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस तरह के लोग। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि उत्तराखंड के अंदर चारधाम यात्रा, तो चारधाम यात्रा अभी नई नहीं शुरू हुई, सदियों से चली आ रही है और यहाँ सर्वधर्म के लोग उसका सम्मान करते हैं। और हमारे यहाँ ये तो देवभूमि है उत्तराखंड, यहाँ तो अतिथि देवा भावा का जो संदेश है वो है कि जो भी अतिथि होता है वो पिरान कलिया शरीफ आए तब भी उसका सम्मान होता है, वो हर की पैड़ी पे हरिद्वार आए तब भी उसका सम्मान होता है, वो यमुनोत्री गंगोत्री जाए तो भी सम्मान है, बद्रीनाथ केदारनाथ आए तो भी सम्मान है। इस्लाम को देखिए, ये वो लोग हैं जिनको इस्लाम का अलिफ नहीं पता कि इस्लाम होता क्या है। वो लोग आतंकवाद से जोड़ते हैं। जो लोग पूरा ज्ञान रखते हैं, वो ज्ञानी आदमी कभी जो है इस्लाम को आतंकवाद से नहीं जोड़ सकता। और जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम वही मज़हब है जो दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। मां गंगा की भोग मूर्ति आज विशेष पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री के लिए भव्य शोभा यात्रा के साथ रवाना हुई। 11:57 पर डोली सैनिक बैंड और जयकारों के साथ विदा की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने इस पल को बेटी की विदाई की तरह भावनात्मक रूप से मनाया। डोली आज रात भैरव घाटी में विश्राम करेगी और 30 अप्रैल को गंगोत्री पहुंचेगी, जहां अक्षय तृतीया पर सुबह 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। मुखवा से गंगोत्री रवाना हुई मां गंगा की डोली। इस दौरान आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने इसे भावनात्मक और श्रद्धा रूप से इस पर्व को मनाया। नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मनोहर नायडू किंजारापू में उसे उत्तराखंड के विमान क्षेत्र के अहम विकास को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखंड के प्रमुख हवाई अड्डों के विस्तार और हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के विषय पर चर्चा की गई। उत्तराखंड के जौलीग्रांट और नैनीसैनी एयरपोर्ट के वॉच आवर्स बढ़ाने की भी मांग के साथ साथ जनपद पिथौरागढ़ की रणनीति महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के तहत नैनीसैनी एयरपोर्ट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नियमित विमान सेवा शुरू करने का अनुरोध भी किया गया। इसके अलावा पिथौरागढ़ से धारचूला और मुनस्यारी जैसे सीमांत क्षेत्रों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार कार्यों में तेजी लाने की अपील भी की गई है। आपको बताएं कि इससे उत्तराखंड में हवाई यात्री सुविधा में सुधार हो, इसी के लिए मीटिंग की गई और तमाम चर्चाएं हुई। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के कपाट कल अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोलेंगे। इस अवसर पर आज मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा से सुरक्षा व्यवस्था के बीच ढोल नगाड़ों और आर्मी बैंड की धुनों के साथ हजारों श्रद्धालुओं के साथ गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। गंगा की डोली के साथ हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों के वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मां गंगा का रात्रि विश्राम आज भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में होगा और कल प्रातः
मां गंगा की डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगा। आपको बताएं कि उत्तरकाशी गंगोत्री अक्षय तृतीया पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा से गंगोत्री के लिए प्रस्थान हो चुकी है। गंगोत्री धाम में हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों के साथ इस पल को लोगों ने महसूस किया। और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के संविधान बचाओ कार्यक्रम के विरोध में कल यानी 30 अप्रैल को बीजेपी प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों के में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रही है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष तो अन्य जिलों में बीजेपी के सांसद, मंत्री और संगठन के प्रवक्ता जाकर पत्रकार वार्ता करेंगे। बीजेपी के इस वार्ता का उद्देश्य है कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे प्रदेश के जनमानस को ये समझाया जा सके कि कांग्रेस हमेशा अंबेडकर की नीतियों और सिद्धांतों की विरोधी रही है। कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। देश में इमरजेंसी से लेकर भीमराव अंबेडकर की अवहेलना जग जाहिर है। उन्होंने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें भारत रत्न देकर वास्तविक सम्मान दिया है। ये बात बीजेपी प्रदेश भर में आम जनमानस के बीच रखेगी और कांग्रेस का जो दिखावटी चेहरा है उसको बेनकाब करेगी। देखिए, जो लोगों ने आज तक के इतिहास में संविधान को बार बार रौंदा है, कुचला है, आज वो संविधान को बचाने की बात करते हैं तो ये एक हास्यास्पद चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान का हनन किया है, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जीवित रहते कभी भारत रत्न के बारे में नहीं सोचा, कभी भी जिन्होंने संविधान के जो रचयिता है उनको इज्जत से नहीं नवाजने के बारे में सोचा, आज वो संविधान बचाने के बारे में बात करते हैं तो इससे ज्यादा गिरी हुई बात कोई भी नहीं हो सकती है। वो संविधान को लेकर चल रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं, तो इन सब नाग नौटंकी के अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हम लोग सभी जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे विधायक, सभी हमारे मंत्री, जो हमारे 19 संगठनात्मक जिले हैं, वहां पर कल सभी हमारे लोग जाएंगे। प्रेस वार्ता आयोजित करी जाएगी, जनता के बीच में इन सब विषय को रखा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इन्होंने संविधान को किस प्रकार से आज तक कुचला है और जिसकी शुरुआत कल हमारे प्रदेश मुख्यालय में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के द्वारा शुरुआत करी जाएगी। और सभी हमारे संगठनात्मक 19 जो जिले हैं उसमें भी प्रेस वार्ता को आयोजित किया जाएगा और सभी विषय को प्रमुखता के साथ में रखा जाएगा। और उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे यूपी के प्रतापगढ़ से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान है उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए कश्मीर में जिन लोगों के घर गिराए हैं वो ठीक से नहीं गिराए। अक्षय प्रताप ने मांग उठाई है कि जिस तरह से एक आतंकी के बहन का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस परिवार पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हादसा है, जिस तरह से हत्याएं तो बहुत होती है, जिस तरह से उनकी पत्नी, उनके बच्चों के सामने, उनके माता पिता के सामने घटना घटी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को सहन शक्ति दे। लेकिन हम तो जो हमारी वो है कि पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान तो जो कर रहा है उसका जवाब देना चाहिए। और लोगों की भावनाएं भी यही हैं, आम आदमी की भी भावनाएं हैं कि वो बदले पे आदमी है कि साहब पाकिस्तान से बदलाव होना चाहिए। लेकिन हमारी अपनी समीक्षा ये है कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान है, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे देखिए, अभी सरकार ने कुछ लोगों को घर गिराया, लेकिन उसको हम मानते हैं कि ठीक से नहीं गिराया। जैसे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जिसका भी घर गिरता है ठीक ठाक से गिरता है।
उस तरह से इनका कायदे से गिरना चाहिए था। उस समय भी जिस समय से जैसे उनकी हमने आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से उनका बयान देखा एक महिला का कि कितने सालों से उनका भाई जो है बाहर पाकिस्तान में था, उनको पता था कि पाकिस्तान में है, तो ये तो देशद्रोह हुआ। देशद्रोह इस पर कानून बना के उसके परिवार के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा अपना मानना है कि उनके परिवार के साथ कार्रवाई, उसको महसूस होना चाहिए कि देशद्रोह क्या चीज़ होती है। और हल्द्वानी की बात करते हैं। गौजलाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम अवैध फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंचे। इस दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ, पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पॉलीथीन और हानिकारक केमिकल बरामद किए गए हैं। इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे नकली ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक पाया गया है। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो आपको बताएं कि लगातार ये कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और फैक्ट्री संचालकों के दस्तावेजों और सत्यापन की भी जांच की गई। तो खबर हल्द्वानी से है, जहां पे एसडीएम की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। एक फैक्ट्री पे छापा मारा है जहां पे पेय पदार्थ बनाया जाता था। पेय पदार्थ में उपयोग होने वाली सामग्री को जब्त किया गया है। इसी के साथ पेय पदार्थ में एक केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता था जो मानव शरीर है उसके लिए हानिकारक पाया गया है, जिस पर अब आगे कार्रवाई की जा रही है। और खबर रुद्रपुर से है, जहां ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा और किच्छा के पेट्रोल पंप पर तमंचे की नोक पर डकैती डालने वाले 5 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि किच्छा और खटीमा की संयुक्त पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 5 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक डकैत के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी, 2 तमंचे और चोरी की बाइक बरामद हुई है। पेट्रोल पंपों को लूटने वाले डकैतों का एनकाउंटर हुआ है, मुठभेड़ हुई है। इस दौरान एक के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लूट की रकम के साथ साथ तमाम जो चीजें इस्तेमाल हुई थी लूट में, उनको भी जब्त किया गया है। तो आपको बताएं कि ये रुद्रपुर से खबर आई है, जिसमें 5 डकैतों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक के पैर में गोली लगी है। गोली लगने से बाद जो डकैत घायल हुआ था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से लूटी गई नकदी और तमाम चीजें बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि 2 तमंचे और चोरी की बाइक को बरामद किया गया है। पेट्रोल पंप पर डकैतों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था पिछले दिनों। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक डकैत के पैर में गोली लगी है। कुल 5 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है मुठभेड़ के बाद। और खबर रानीखेत से है, जहां छावनी परिषद सभागार में ओपन टू ऑल की बैठक हुई। इस दौरान बोर्ड के अध्यक्ष के आरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव वीएसएम के द्वारा सभी उपस्थित लोगों की समस्याओं का समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। वहीं सीईओ कैंट कुणाल रोहिला और बोर्ड के एकल सदस्य मोहन नेगी की उपस्थिति में कुछ तत्काल निर्णय भी लिए गए। बता दें कि सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र में जो सड़कों पर सिविल यातायात को अवरुद्ध किए जाने को लेकर लोगों में रोष व्याप्त था, जिस पर भी व्यापक चर्चा के बाद इस पर ढील दिए जाने की बात रखी गई है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रयास है कि आम जनता के साथ डायरेक्ट संवाद किया जा सके और आज की मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही है। बहुत बातों पे विचार हुए हैं और काफ़ी डिसीजन लिए जाएंगे और मेरा आशा है कि जल्द ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान जो है कैंटोनमेंट बोर्ड रख सके। इस प्रकार की अफवाह है, 24 घंटे सड़क आम जनता ज़रूरतमंद सबके लिए खुली हुई है। मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए कभी भी मात्र कोई छोटे समय के लिए रोड टेम्परेरीली बंद की जाती है, उससे हम आम जनता से सहयोग चाहते हैं क्योंकि वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही रोड है और उस समय आम जनता के लिए अल्टरनेट रोड जो बाईपास है वो अवेलेबल है और उसके अलावा भी जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको उस दौरान भी जाने दिया जाता है। ऐसा कोई रोड
माल रोड या CND रोड रानीखेत में बंद नहीं है। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। इसी के साथ हरिद्वार में वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है। ग्रीन कार्ड एक प्रकार का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि वाहन पर्यावरण के अनुकूल है। हरिद्वार के ARTO कार्यालय पर इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां वाहन स्वामी अपने दस्तावेजों की जांच करवाकर ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये कार्ड चार धाम यात्रा के दौरान वाहनों के प्रवेश के लिए अनिवार्य होगा। वहीं ARTO कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी निखिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को सिर्फ 15 दिनों की वैधता वाला ग्रीन कार्ड ही जारी किया जाएगा। इसके अलावा ड्राइवरों के लिए विशेष डेवलपमेंट क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी ताकि वो श्रद्धालुओं के साथ शिष्टाचार व्यवहार कर सके और यात्रा को जो उनका अनुभव है उसको सुखद बना सके। चारधाम यात्रा के मद्देनज़र हमने जो हमारे विभाग के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए व्हीकल इंस्पेक्शन की फैसिलिटी रखी है। अभी तक जो ग्रीन कार्ड है हमारे लगभग 1300 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं और अब बाहर से भी जो वाहन हैं उनके भी ग्रीन कार्ड बनना शुरू होंगे जो बाहरी राज्यों के हैं। इस बार जो बाहरी राज्यों के वाहन हैं उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए बन पाएगा, उसके बाद उनको फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अभी ये व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही हमारे जो प्रवर्तन दल हैं वो भी लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई इस पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की प्राइवेट वाहन में कोई कमर्शियल यूज़ ना हो और गलत तरह की गाड़ी फिटनेस ख़त्म हो जिसका ऐसी कोई गाड़ियाँ सड़क। प्रदेश में वनाग्नि का सीजन चल रहा है। गर्मी बढ़ने से जंगलों की आग कहीं भी किसी भी समय धधक जाती है। इस दौरान डॉक्टर धनंजय मोहन उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक HOFF ने बताया कि जंगलों को आग से बचाने के लिए हर संभव काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये समय पीरुल गिरने का है। सरकार ने पीरुल के दाम 3 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो कर दिए हैं, जिससे पीरुल इकट्ठा करने वालों की आमदनी में इजाफा होगा ही साथ वनाग्नि को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि पीरुल की पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं। डॉक्टर धनंजय ने बताया कि इस बार 5000 से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए गए। इसके अलावा डॉक्टर धनंजय ने आगे कहा कि जब तक पेड़ों से सूखे पत्ते गिरते रहेंगे तब तक सड़कों के किनारे पर छोटी छोटी कंट्रो बर्निंग होती रहेगी। सीज़न प्रारंभ हो चुका है 15 फरवरी से, लेकिन हम लोगों ने सभी तैयारियां कर रखी हैं और इस वर्ष अगर अभी तक का देखें तो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सूचना एकत्रण होता है FSI द्वारा, तो हम अभी 31 मार्च तक अलर्ट्स की पोजीशन के हिसाब से हम लोग बहुत नीचे हैं, 19वें स्थान पे हैं देश में। तो अभी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत थोड़े अलर्ट्स आ रहे हैं जिसको अब हम बहुत एफिशिएंटली डील कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐप के माध्यम से उनको सूचना भी जल्दी मिल रही है और जो हमारा लोएस्ट स्टाफ है उसको तुरंत सूचना मिल जाती है ऐप पे, तो तुरंत रिस्पांस टाइम हमारा काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा ये जो तलहटी वाले क्षेत्र हैं, फुटहिल्स और तराई वाले, वह साल के जंगल हैं और साल में इस समय बहुत ज़्यादा लीफ फॉल होता है, पत्ते गिरते हैं, तो सड़कों के किनारे और वो छोटी छोटी कंट्रोल बर्निंग हम लोग या पत्तों को। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।